बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, अभी तक डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक किस मामले पर है, आलमी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, उस पर नजर डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इस वक्त सिर्फ दही भले, फ्री वाईफाई और वजारत इत्तलात के गुन गाने के चक्कर में है, क्योंकि करनेली मीडिया को ये डायरेक्शन दी गई है, ये हिदायत दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो इंतजामात हैं इसकी तारीफें करनी है। और वो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो अस्करी सहाफ़ी हैं, जो हमेशा मुख्तलिफ अस्करी जो व्हाट्सएप पर जो पैगाम मौसूल होता है वो आप तक जरूर पहुंच जाते हैं, ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उनको कोई पैगाम नहीं मिल रहा, क्योंकि मीडिया मालकान को सख्ती से मना किया गया है कि कोई खबर नहीं देनी। और जाहिर है इन सहाफ़ियों को उन बेचारों की क्या औकात है कि कोई ये जर्नैल के या करनैल के किसी हुक्म के, ये तो कप्तान के हुक्म के सामने नहीं खड़े हो सकते, ये क्या खबर जो है वो ब्रेक करेंगे। लेकिन आलमी मीडिया जो है वो खबरें दे रहा है, और इस वक्त CNN हो, BBC हो, फॉक्स हो या फिर ईरान का मीडिया हो, वो खबरें दे रहा है। और खबरों से ये मालूम हो रहा है कि इस वक्त जो अमेरिका और ईरान है उसके दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ये मुज़ाकरात जो हैं वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी, बादल छाए हुए थे कि क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेगा या पाकिस्तान जो है वो दरमियान में पैगाम रसानी का किरदार अदा करेगा। ये तो बिलाखिर तय हुआ और दोनों फेस टू फेस बैठे, दोनों वफूद, जिसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त जो ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और साथ साथ जो अमेरिकी मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों वफूद ने एक दूसरे के साथ जो मुतालबात थे वो भी शेयर किए हैं। यानी कुछ चीजें अमेरिका और ईरान के दरमियान शेयर जरूर हुई हैं, एक दूसरे को दी गई है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन दिन 12 बजे शुरू हुए और रात गए, यानी इतवार की रात 3 बजे तक ये जारी रहे। यानी अब से ये जब वीलॉग अपलोड हो चुका होगा तो तकरीबन 3 घंटे कबल ये मुज़ाकरात जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुए हैं। यानी 15 घंटे तक मुसलसल ये मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहे। और इस मुज़ाकरात के अंदर जो है वो आलमी मीडिया क्या पेश कर रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आलमी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया, यानी BBC ने ये रिपोर्ट किया। हम पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग तो अस्करी जो कायदीन है जिस तरीके से वो सियासत के ऊपर कांटा लगा देती हैं किसी सियासतदान के ऊपर, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर कांटा लग चुका है। तो उसकी खबर तो आप छोड़ दें कि वो क्या कह रहा है, और वो खबर दे भी नहीं रहा। वो तो वहां पर जो मंजे हुए सहाफी हैं वो बेचारे, रिजवान गिलज़ई साहब ने बड़ी अच्छी ट्वीट की, उन्होंने कहा जी ये बेचारे सहाफी जो है हमारे कुलीग्स, ये कोट और टाई पहनकर वहां पर कन्वेंशन सेंटर गए और वहां पर सिर्फ इनको वजारत इत्तलात की तारीफें करने की इजाजत है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। और सदीक जान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की और उन्होंने भी लिखा कि अब तक जो पाकिस्तानी मीडिया ने इस्लामाबाद टॉक्स के मुतालिक खबरें दी है वो खबर यही है कि वाईफाई मिल रहा है, वॉशरूम साफ सुथरा है और उसके साथ साथ खाने पीने का इंतजाम है और कॉफी भी दी जा रही है। तो ये बड़ी मज़ाहिका खेज इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है। जिस तरह पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, तो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर भी नजरें इस वक्त होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अलबत्ता पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मीडिया जो है वो कितने जोगे है और वो क्या खबर दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। लेकिन जाहिर है इस्लामाबाद के अंदर जब ये मुज़ाकरात होने थे और ऐसे में दर्जन भर साफी वहां पर मौजूद हो, तो ऐसा नहीं है, बड़े मंजे हुए साफी एजाज सैयद साहब वहां पर बैठे हुए हैं, वो खबर निकालना जानते हैं। फिर हामिद मीर साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, तो खबर निकालना तो वो जानते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने यही काम किया है, तो खबर तो वो निकाल सकते हैं। खबर यकीनी तौर पर उनके पास मुमकिन है कि होगी भी, अगर उनके सोर्सेज ने उनको खबर दी होगी, लेकिन वो खबर दे नहीं सकते। अगर देंगे तो मामलात उनके बड़े खराब हो जाएंगे। इस वक्त जो ईरानी मीडिया ने जो रिपोर्ट किया वो ये रिपोर्ट किया, पहले जब ये मुज़ाकरात अभी तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे तक ईरानी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात खत्म हो गए और मुज़ाकरात के अंदर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। फिर उसके बाद जो अमेरिकी मीडिया है उसने तकरीबन 3 बजे ये रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात जो है वो इतवार के रोज यानी अगले रोज तक मुंतकिल कर दिए गए हैं और अभी डेडलॉक बरकरार है, 15 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। फिर अमेरिकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की, बल्कि ये ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, माफ कीजिएगा, कि पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर, इसरार के ऊपर इन मुज़ाकरात को अगले रोज तक ले जाया गया है। यानी ईरानी हुकाम जो है, ईरानी वफूद, वो बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं। उन्होंने इस मामले पर जो अमरीकी हुकाम की जानिब से, उनकी वफ्द की जानिब से जो सख्तियां हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं,
وہ نہیں پوری ہو رہی اور ایرانی حکام کی وفد کی یا ایران کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی، تو اس لیے ایران نے تو کال آف اپنی طرف سے کر دیے تھے، لیکن پاکستان کے اصرار کے اوپر ایک دن مزید اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور ارنا اور تسنیم مختلف ادارے ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی حکام کی خواہش کے اوپر یا اصرار کے اوپر یہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو چاہتا ہے وہ امریکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایران نے پھر اس وجہ سے ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ اب امریکی حکام کیا کہہ رہے ہیں، امریکی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈیڈ لاک بنیادی طور پر کہاں پر ہے؟ اس وقت ڈیڈ لاک جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا مطالبہ ہے وہ سینکشنز ہٹانے کا، اور ان کے جو ایسٹ فریز کیے گئے ہیں مختلف عالمی قوتوں نے، خاص طور پر امریکہ نے پوری دنیا میں جو ایران کے ایسٹ فریز ہیں، اور کم و بیش یہ جو تخمینہ ہے اس کا لگایا گیا ہے، یہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ کے ایسٹس ہیں جو کہ ایران کے اس وقت فریز پڑے ہیں۔ اور ایران یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اس صورت میں کھلے گا کہ جب آپ اس کو ان کے جو ایسٹس ہیں، وہ جو فریز ایسٹس ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے، اور دوسرا جو ایران کی حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر جو ٹریڈ کے حوالے سے سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائے۔ تو اس پر جو امریکہ ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ صرف اس وقت چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیا جائے۔ جو ابنائے ہرمز کے اندر ایران نے جو وہاں پر مائننگ کر رکھی تھی، اس مائننگ کو تو وہ ختم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کنٹرول جو ایران ہے اس کے پاس موجود ہے۔ یہ امریکی سیٹ کام کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی ابنائے ہرمز کا کنٹرول ان کے پاس ہی ہے، وہ کنٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ کی سب سے پہلا اولین مطالبہ یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائے، اور اس کے بعد دیگر مطالبات کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن ایران یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے سینکشنز ختم کی جائیں، پہلے ایسڈ ریلیز کیے جائیں، پھر اس کے بعد جو نیوکلیئر کے معاملات ہیں اس کے اوپر اگلے مرحلے میں بات کریں گے۔ ایران اس وقت بڑی کنونسنگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ ایران نے جتنا نقصان امریکہ اور اسرائیل کو دینا تھا، عالمی قوتوں کو دینا تھا، وہ دے چکا ہے، اور انہوں نے شہادتیں دی، ریزیلینٹ قوم ثابت ہوئی، اور مزید بھی وہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ایران یہ سمجھتا ہے، اور ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیا گیا تو امریکہ سے مطالبات منوانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا زبردست موقع ہے ایران کے پاس کہ وہ اپنے ایسٹ بھی ریلیز کروا دے، وہ اپنے جو ان کے اوپر سینکشنز ہیں وہ بھی ختم کروا دیں، اور اس صورت میں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ اس سے پیچھے ایران ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پیچھے وہ ہٹے تو پھر ان کے لیے اگلے مرحلے میں امریکہ سے مطالبات منوانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ یہ راہداری کھل گئی تو پھر امریکہ جیسی جو طاقت ہے وہ دوبارہ سے ایران کو اس پر کنٹرول حاصل کرنے ہرگز نہیں دے گا۔ اور ایران بھی بڑی بخوبی یہ سمجھتی ہے، یہ جانتی ہے، ایرانی حکام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادر موقع ہے کہ اپنے مطالبات منوا لیے جائے، کیونکہ پہلے امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو مؤخر کر دے یا ملتوی کر دے۔ تو اس کے اوپر جب عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران اس مطالبات کے اوپر کافی حد تک مان چکا تھا، لیکن اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر والا جو معاملہ ہے یہ ہم دوسرے مرحلے میں رکھیں گے، پہلے آپ ہمارے ایسٹ فریز کریں اور ہمارے جو ہمارے اوپر سینکشنز ہیں وہ ختم کریں، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپر ہینڈ رکھتے ہیں، اور اگر یہاں پر امریکہ کو کوئی فری ہینڈ دیا، کوئی بھی امریکہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز جو ان کے اوپر دباؤ ہے پوری دنیا کا وہ کھول دیا گیا، تو پھر امریکہ سے سینکشنز ختم کروانے کا مطالبہ، ایسڈ فریز کروانے کا مطالبہ یہ ایران نہیں کر پائے گا۔ اور اس لیے ایران جو نیوکلیئر ایسٹس والا، جو نیوکلیئر پلانٹ والا معاملہ ہے اس کے اوپر وہ لے دے کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ کے ساتھ، اس لیے وہ دوسرے مرحلے پر اس کو چھوڑ رہا ہے کہ یہ دوسرے مرحلے میں یہ بات دیکھی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں آپ اس وقت صرف اور صرف سینکشنز کی بات کریں، کیونکہ ایران کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے وہ ان کی اکانومی ہے، اور اس جنگ سے پہلے بھی ایران کے اندر اکانومی کی وجہ سے اس ریاست کے خلاف، اس رجیم کے خلاف، انقلاب ایران کے خلاف جو نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو وہ صرف اور صرف معیشت کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایران کی جو اس وقت حکومت ہے
जो इस वक्त रजीम है वो ये चाहती है कि इस नादर मौके से फायदा उठाते हुए, ये तारीखी मौका है, सैंक्शंस खत्म की जाए ताकि फ्री ट्रेड कर सकें, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकें। जिस तरीके से फ्रांस ने उनको दावत दी है, पूरी यूरोप ने उनको दावत दी है कि वो ट्रेड कर सकें। तो अगर ईरान ने सैंक्शंस खत्म करने का मुतालबा मनवा लिया तो ये ईरान की ना सिर्फ अस्करी जो है वो फतह होगी, बल्कि माशी तौर पर भी ईरान बहुत मजबूत रियासत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। क्योंकि गल्फ के अंदर, खास तौर पर दुबई में और यूएई के जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, यूएई को दोबारा सस्टेन होने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। बाकी जो खलीजी रियासतें हैं उनके पास बहुत कुछ है बेचने के लिए। यूएई के पास जो था वो बेचने के लिए, अबूधाबी के पास तेल तो जरूर था, लेकिन जो पूरी दुनिया को बताया गया वो एक टैक्स फ्री जोन था, वो सेफ्टी थी, वो सब कुछ ईरान ने तबाह कर दिया। और सऊदी अरब में भी डिफेंस कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है। कतर की डिफेंस कैपेसिटी भी ईरान ने पूरी दुनिया को बता दी, और इसी तरह कुवैत की डिफेंस जो सलाहियत है वो भी पूरी दुनिया को ईरान ने बता दी है। तो ईरान इस वक्त ये चाहता है कि उससे जो सबसे उसका एक कमजोर पहलू है वो उसकी मईशत है, उस मईशत को मजबूत करने के लिए सैंक्शंस खत्म करवाई जाएं, उसके एसेट जो फ्रीज हैं वो रिलीज करवाए जाएं। अगर ये ईरान करने में कामयाब हो जाता है तो ईरान आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ी मजबूत मईशत के तौर पर सामने आएगा। क्योंकि अगर सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं और एसेट रिलीज हो जाते हैं तो ना सिर्फ उसके जो $6 बिलियन से ज्यादा एसेट्स पड़े हैं वो भी उनको मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो यूरोप के साथ ट्रेड का रूट है ईरान का वो खुल जाएगा। और अगर ईरान ने यूरोप के साथ ट्रेड शुरू कर दी, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड शुरू कर दी, तो ईरान बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है जोग्राफियाई तौर पर भी। चीन जो है वो अपना वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो भी ईरान के थ्रू यूरोप तक लेके जाना चाहता है। तो ईरान के दिन जो है वो बदल जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो ऊंची उड़ान भरेगा, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इन मुज़ाकरात के वक्त, इन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के दिन बदल जाएंगे। पाकिस्तान के दिन बदलते हैं या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ईरान अपने ये तजारत वाले, सैंक्शंस वाले मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गया तो ईरान के दिन जरूर बदल जाएंगे और ईरान इस रीजन की एक बड़ी मईशत के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।